चलो एक जल्दी से क्विक रिवीजन तुम लोग का जो पुराना अभी तक का एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसका कर लिया जाए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन भी उसमें से रिपीट कर देगा तो उसका वो बोनस होता है। अब उससे एक और आइडिया मिल जाएगा कि एसएससी की परीक्षाओं में करंट जीएस कैसे कैसे होते हैं। तो एक पुराना पेपर 2019 का है ये, उसको लेके शुरू किया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन तो करंट से रिलेटेड है। दूसरा एक पूछा है, केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण को दर्शाता है। बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण को पूछा है, क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले तो बजट जो हमारे संविधान में दिया है एक्ट 112, उसको बजट शब्द ना देके सीधे सीधे यही दिया ही है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के बारे में कई बार क्लास में बताया भी गया है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होता है, सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा, साल भर में सरकार पैसे कहाँ खर्च करेगी और कहाँ कहाँ से आएगा, इसके बारे में बजट में बताया जाता है। तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। इसमें एक दो क्वेश्चन और करके पूछता है बजट से ही। सबसे पहला तो ये है कि कई बार ये पूछ चुका है कि बजट को 2 तरह का बजट होता है, एक रेल बजट और एक आम बजट। रेल बजट और आम बजट। तो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो इसको 1921 में एक वर्ष समिति थी, उसी की सिफारिश पर एक वर्ष समिति। और दूसरा आम बजट है, लेकिन फिर इसको इस समय वर्तमान में पहले रेल बजट को रेल मंत्री पेश करते थे और आम बजट को वित्त मंत्री पेश करते थे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा फिर से इसको एक कर दिया गया है, इसको वित्त मंत्री ही दोनों बजट को पेश कर देते हैं। तो ये है, इसमें हो जाएगा सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय। अगला है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन बढ़ने का परिणाम था। ये थोड़ा सा भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन। अब सबसे पहले तो समझना जरूरी है उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश बताओ तो क्या होता है। उपनिवेश का सीधा सा मतलब यह है कि एक देश द्वारा दूसरे देश को अपने अधिकार में लेके उसकी सारी चीजों को अपने नियंत्रण में कर लेना, आर्थिक के साथ साथ सारी उनकी बाहरी और सब चीजों को अपने नियंत्रण में कर लेना। पहले ये ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन हर देशों के साथ जाके व्यापार करते करते क्या करता था, उसको गुलाम बना देता था। तो वही गुलाम बनाना एक तरह से सीधा सारा ऑप्शन हो गया, गुलाम बना देना दूसरे देश को। अभी एक संस्था है कॉमनवेल्थ, है ना। तो कॉमनवेल्थ कैसी संस्था है, जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वो उन्हीं देशों का संगठन है, 54 देश का संगठन है, जिसमें कभी ना कभी वो क्या रहे हैं, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा है कि भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन। उपनिवेश विरोधी का मतलब क्या होता है, जो उपनिवेश बनाने का विरोध करे, उस तरह का आंदोलन चलेगा तो क्या, इसमें क्वेश्चन पूछा है का परिणाम क्या है। तो ऑप्शन दिया द्वंद्व, सांप्रदायिकता, विभिन्नता और एकता। तो जब उपनिवेश विरोधी आंदोलन चलाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, लोगों के बीच एकजुटता बनेगी और लोग उसके विरोध में लड़ेंगे, तो इससे क्या बनेगा, एकता बढ़ेगी, आपकी एकता बढ़ेगी। एसएससी में इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रहते हैं। फैक्ट डायरेक्ट बहुत कम पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा है इसके बाद चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड पूछा है कि वर्तमान में किस क्षेत्र में है। तो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा तो यूपी में है, सबको पता है। यूपी में कहाँ है, अपने ही गोरखपुर के चौरी चौरा। ये क्या कांड था, कैसा कांड था ये, कैसा
पुलिस वाले को जला दिया गया था। हाँ, इसमें हुआ क्या था कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट 1919, इसी के विरोध में जलियांवाले बाग में एक मैदान था, उसमें लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो जनरल डायर द्वारा इन लोग को गोलियों से भुनवा दिया गया था। उसी के विरोध में ये सब लोग मैदान में इकट्ठा हुए थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो विरोध कर रहे थे तभी जनरल डायर द्वारा क्या क्या करवा दिया गया, उन लोगों को गोलियों से भुनवा दिया गया, तो उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना था। तो इसी के विरोध में फिर जब गांधी जी का सहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 5 फरवरी, ये डेट भी महत्वपूर्ण, कई बार ये भी पूछता है, 5 फरवरी 1922, इसको चौरी चौरा में एक थाने में पब्लिक ने क्या किया है, थाने को घेर के उसको उसमें आग लगा दिया है, जिसमें लगभग 22 से 23 सिपाही करके मर गए थे। तो इसी के ये मेन रूप से रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग है उससे संबंधित था, उसके विरोध में इन लोगों को फूका था। इसी की वजह से बाद में फिर गांधी जी ने क्या किया, अपना जो उस समय बहुत तेजी से आंदोलन चला था, उनका सहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया था। फिर अगला जो है करंट से पूछा है। फिर इसके बाद भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या है? औद्योगिक उत्पाद का मतलब क्या है? जो भी कोई सामान फैक्ट्री में बन रहा है, बिक रहा है, वो औद्योगिक उत्पाद हो गया। उसके लिए कौन सा मार्क दिया जाता है, वही मार्क पूछा है इसने। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, FAO मार्क दिया है, 1 मार्क दिया है, इको मार्क दिया है, ISI मार्क दिया है। तो औद्योगिक उत्पाद के लिए ISI मार्क दिया जाता है, औद्योगिक उत्पाद, इसके लिए ISI मार्क। ISI मार्क के बाद इसमें कुछ और है, उसको भी नोट कर लो। 1 मार्क किसके लिए दिया जाता है, और 1 मार्क तुम लोग को बताया जा चुका क्लास में, किसके लिए दिया जाता है? इको मार्क, पर्यावरण के लिए, जल्दी देखो, इको मार्क पर्यावरण के लिए आता है, और 1 मार्क जो होता है ये कृषि के लिए दिया जाता है, कृषि विपणन, जो मतलब कृषि से संबंधित जो सामान है, बीज वगैरह, उसके लिए 1 मार्क दिया जाता है, कृषि विपणन से संबंधित है, कृषि विपणन। हो गया? कौन सा है कृषि वितरण वाला, कौन सा है? 1 मार्क, 1 मार्क कृषि से, 1 मार्क। कृषि विपणन इसमें। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पूछा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई? इसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दिया है। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? रूस। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु जो है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 का युद्ध, जो कि 1966 में ताशकंद में ये गए थे समझौता करने, ताशकंद, ये रूस में पड़ता है, और जिस दिन समझौते पर सिग्नेचर किया उसके अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई। ये जो है बहुत दबाव वाला समझौता था, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जो है, भारत जो है करना नहीं चाहता, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कहां तक पहुंच गई थी भारतीय सेना, लाहौर तक। भारत ने बहुत सारे जो पाकिस्तान के क्षेत्र है उसको जीत लिया था, और पाकिस्तान, हमारे सैनिक जो है बहुत अंदर तक घुस गए थे, तो ज्यादा सैनिक हमारे मारे भी गए थे इसमें, क्योंकि हम लोग वहां गए थे और उनके सैनिक यहाँ आए नहीं थे।
तो क्षेत्र भी ज्यादा कब्जा किया, ज्यादा सैनिक भी हमारे मारे गए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा दबाव में किए थे, इसी वजह से इसका सदमा इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और ताशकंद में आकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला पूछा है किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक। जैव विविधता, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब सीधा सा क्या है? जीवों की विविधता, ठीक है। जीवों की जैव विविधता का मतलब जीव, जीव में सजीव, निर्जीव, ये आदमी और मानव भी आ जाएगा, और क्या और भी जितने भी जीव हैं, वन वगैरह, सब में क्या है जीव है, वो सब जैव विविधता में आ जाएंगे। तो जैव विविधता मतलब किसी क्षेत्र के लिए क्या होता है, किसी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जीव हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा विविधता पाई जाए, तभी तो क्या होगा। जैसे अभी पढ़ते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला, तो उसमें सबसे नीचे जो होता है क्या, पहले क्या होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर ऐसे द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक। तो इसमें क्या होगा, ये श्रृंखला चलनी चाहिए, बनी रहने के लिए क्या है, उत्पादक भी होना चाहिए, उसी मात्रा में क्या होना चाहिए, प्राथमिक उपभोक्ता। पता चला प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादा हो गए और उत्पादक कम रहे, तब क्या होगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा ना। अब छोटा सा एरिया घास चरने वाला हो और ज्यादा ज्यादा हिरण हो जाए तो क्या होंगे, सब भूखों मर जाएंगे। तो इसको, इसके लिए जैव विविधता जरूरी है। तो इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि किसी क्षेत्र में की जैव विविधता का बेहतर मापक, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है वहां पाए जाने वाले जानवर, जानवरों की संख्या, पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या, वहां पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या, और वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रजाति का होना जरूरी है। प्रजाति, जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी उतना ही ज्यादा जैव विविधता होगी, और जितना ज्यादा जैव विविधता होगी उस क्षेत्र के लिए वो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगला है, पूछा है एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा का मात्रा, ये तो कई बार कॉमन था क्वेश्चन है। क्या होता है विद्युत धारा का मतलब, क्या हो गया, जो परिपथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का बहाव, ठीक है, तो उसको मापने के लिए एम्पियर, ठीक है, इसको मापने के लिए ये एम्पियर इकाई होती है, और किस यंत्र से मापा जाता है उसी को अमीटर बोला जाता है, अमीटर। और जैसे क्या है, किसी चीज की लंबाई नापना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, लंबाई नापने के अलग पैमाने हैं, तो उसमें कोई गज में मापता है, कोई फुट में मापता है, कोई मीटर में मापता है, लेकिन पैमाना उसको मापने के लिए स्केल चाहिए, और जरीब होता है, नथी, ये सब चीजें होती हैं, तो उसके लिए अमीटर। अगला पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषा, वर्तमान में 22 है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, भाषाओं की कुल संख्या पूछा है। तो वर्तमान में कुल कितना है, 22। अब ये 22 कैसे कैसे हैं, कई बार क्लास में बताया जा चुका है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा, मूल संविधान में 14 थी, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 22 हो गई है, वर्तमान में 15वीं शामिल हुई, फिर इसके बाद 16, ऐसे ऐसे करके 22 भाषाएं वर्तमान में। अगला पूछा है बहिर्वेदी चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, बहिर्वेदी, इसमें ऑप्शन है जीवाश्म चट्टानें, अग्निमय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और क्रायंतिक चट्टानें। बहिर्वेदी,
बहिर्वेदी चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये पूछा। बहिर्वेदी का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे बाहर, बाहर निकलने, बाहर कैसे, चट्टानों के बारे में पढ़ा रहे थे, बताया था तुम लोगों को। क्या होता है, जब जहां से पृथ्वी कमजोर होता है वहां से लावा लावा निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, और बाहर जाके ज्वालामुखी का जो लावा होता है ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जम जाता है तो वही क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टानें। अग्नि से बनती हैं आग्नेय चट्टानें, राख के ठंडा होने से बनती हैं। यही बात हो रही है ना, आग्नेय चट्टान। चट्टान तीन प्रकार की बताई गई थी, आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो इसमें जो लावा के बाहर होकर ठंडे होने से बन रही है वो आग्नेय। तो बहिर्वेदी का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा टर्म ऐसा यूज करता है ताकि लोगों को दिक्कत हो। बहिर्वेदी मतलब बाहर, तो बाहर जाके जम रही है ये, तो आगे अब इसका अलग अलग नाम है, ये सब पूरा बताया गया कैसे कैसे, जो स्थल में होता है, जो पानी में होता है, कैसे कैसे, तो इसका अलग अलग नाम है, आकृति के आधार पे अलग अलग नाम है। तो फिलहाल भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर पूछा है, स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति होती है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है ना। एक पीएच स्केल बताया गया है, पीएच स्केल, पीएच स्केल में बताया थे 0 से लेके कुल 14 तक रीडिंग होती है, 0 से लेके 14। तो ऐसे होता है 1 2 0, यहाँ 0 से लेके ये बीच में 7 होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, और 14 तक। तो 7 या इससे 7 पे तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन, और इससे जो कम होता है 7 से कम जो रीडिंग रहती है तो क्या होता है, अम्ली, अम्ली, और 7 से जब ज्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 पे रहेगा तो क्या होगा, उदासीन, जैसे पानी है। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ये पूछा है कि स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय हो जाएगा। अगला पूछा है, कैटेनेशन का गुण किसमें अधिक आसानी से प्रबल होता है। तो कैटेनेशन का मतलब ये श्रृंखला, साइंस का क्वेश्चन है, श्रृंखला बनाना जो होता है। ठीक है, तो कार्बन के जो वो होते हैं समस्थानिक, वो जो है ज्यादा आसानी से बनाते हैं, तो कार्बन इसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रबल कार्बन होता है। इसको साइंस में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अगला ये पूछा है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे, केंद्र शासित प्रदेश कब बने, आजादी के बाद से ही। तो क्यों बने, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है, जनसंख्या में बहुत अधिक, राज्य के बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत थे, राज्य बनने के लिए बहुत बड़े प्रांत थे, और बहुत बड़े प्रांत थे। ऑप्शन के हिसाब से जो है अब क्या हो जाएगा, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत थे। राज्य बनने के लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए ना, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। तो उसके लिए केंद्र शासित प्रदेश जब भी देखा जाए, जैसे जम्मू कश्मीर थोड़ा छोड़ दिया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर थोड़ा बड़ा है, पहाड़ी होना, पहाड़ी है, दादर नागर हवेली कहाँ है, समुद्र में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, वो भी समुद्र में है। एरिया भले बड़ा भी होगा तो वहां शासन करना कठिन होता है, इसी वजह से उनको केंद्र के सीधे अधीन रखा गया है, सारी चीजें केंद्र के अंतर्गत रहती हैं। तो ये हो जाएगा इसका, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत थे। फिर एक करंट से पूछा है, उसके बाद फिर ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है, ओडिसी नृत्य। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती रूप मतलब पहले, ओडिसी नृत्य अभी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, कुल कुल कितनी है, 7 हो गई वर्तमान में। ठीक है, 7 के बारे में तुम लोग को क्लास में बताया गया है, अभी इतना ही बस। इसका पुराना नाम जो था, पहले जब ये शास्त्रीय नृत्य नहीं बना था तब जो है इसका गोतिपुआ, गोतिपुआ, इसका पुराना नाम है गोतिपुआ।
इसमें जो होता है ओडिसी नृत्य वर्तमान में भी क्या है, ये भगवान कृष्ण और राधा उनके उसमें बनाया जाता है, उनके उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ये लड़के ही कृष्ण और राधा दोनों बनते हैं और ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये जब डिटेल में बताएंगे तो बताएंगे ओडिसी नृत्य के बारे में। अगला देखो, पूछा है अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या है, अयोध्या। ये पूछा है पहाड़ किस राज्य में है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक पुरुलिया जिला है, वहां पे स्थित है पुरुलिया। हो सकता है कुछ करेक्ट उस समय रहा हो, इसलिए इसको पूछ लिया है, पुरुलिया जिला। ठीक है ना, वो छोटा नागपुर का पठार बताए थे, तो उसी से उसके पूर्वी भाग में पड़ता ही है। ठीक है, अगला पूछा है, अगला फिर करंट से पूछा है, यूएस ओपन के बारे में पूछा है, विजेता उसका। फिर पूछा है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? एक्ट 280। तो ये सीधे सीधे क्या है? वित्त आयोग, वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, इसमें कई बार ये और भी एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सी? तो वित्त आयोग दे देता है उसमें। इसके अलावा निर्वाचन आयोग दे देता है। निर्वाचन आयोग किसमें है? निर्वाचन आयोग ये बताओ, तुम लोग कई बार बताया गया है 324 में है। ठीक है, इसके अलावा लोक सेवा आयोग दे देता है, लोक सेवा आयोग। ये 315 में है। और एक दे देता है, पहले योजना आयोग देता था और अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया, तो एक ऑप्शन नीति आयोग रहेगा, या योजना आयोग भी दे सकता है। तो ज्यादातर योजना आयोग जब तक आता रहा है क्वेश्चन, तो उसमें योजना आयोग हो जाएगा। योजना आयोग को क्या किया गया, उस संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, उसने क्या किया, मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने उसको बनाया था। इसी वजह से पूछता है कि इनमें कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब जिसका उल्लेख संविधान में न हो। अगला ये, हाँ ये कई बार पूछता है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसकी उपज, किसके दिमाग की उपज थी? दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो दोहरी प्रणाली का मतलब होता है कि शासन को दो स्तरों, दो अलग अलग भाग में बांट करना। दोहरी प्रणाली, इसी को द्वैध शासन प्रणाली भी कहा जाता है, द्वैध शासन प्रणाली। इसको भारत में सबसे पहले जो है लॉर्ड क्लाइव ने प्रयोग किया था। लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन में है, लॉर्ड क्लाइव। ये लगभग जो है 1765 के आसपास ने प्रयोग किया था। बाद में जो है वायु दृष्टिकोण से बंद कर दिया। फिर इसी से संबंधित जो है शासन प्रणाली से संबंधित एक एक्ट बाद में ले आएंगे सब। अंग्रेज जो है, ये भी कई बार पूछा है, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें दोहरे स्तर में फिर से शासन को लागू किया गया। दोहरे स्तर का मतलब क्या है, जैसे कंपनी का तो शासन चलता था ना, और 1765 में भारत में पूरी तरह से अधिकार हुआ नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया था कि इसको दो भागों में, शासन और व्यापार को दो भागों में बांट दिया था, न्याय को। तो इसी को दो स्तरों में बांट के, ताकि कुछ चीजें हमारे हिस्से में भी आ जाए। तो धीरे धीरे शुरुआत कर रहे थे, इसी वजह से इस तरह लाए थे। तो कई बार पूछा द्वैध शासन प्रणाली का प्रणेता भारत में कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव है। अगला है, पूछा है मनुष्यों में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। तो इसमें क्या होता है, 22 जोड़ी तो सब में समान होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ये 22 जोड़ी सब में समान होते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है, इसी को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र।
इसमें इससे बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो ये इसी को इन 22 जोड़ी को ऑटो सम बोला जाता है, सब में समान होता है और जो आदमी के और औरतों के कॉमन गुण होते हैं वो सब में जाते हैं। और 23वां जो लिंग निर्धारित वाला होता है, तो ये पूछा है कितने जोड़ी होते हैं, तो 22 जोड़ी हो जाएगा, 23 जोड़ी हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि कितने होते हैं, जोड़ा नहीं देगा तो कितने होंगे, 46 46 हो जाएंगे ना। जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े, और डायरेक्ट पूछेगा कितने होते हैं तो 46 हो जाएगा। अगला है पूछा कूद किस राज्य की नृत्य शैली है, कूद कूद तो नृत्यों का हर राज्य का अलग अलग पढ़ाया गया है, तो इसमें ये जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर। नृत्य से भी एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, इसका एसएससी में देखा है। अगला है, अगला क्वेश्चन पूछा है फिर पारिस्थितिकी से पूछा है। पारिस्थितिकी में एक क्वेश्चन आया था ना, इसमें पूछता है पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल हो रहा है। तो अभी बताए थे पारिस्थितिकी क्या होता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी। इकोलॉजी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम कोई भी सजीव हो गया उसका उसके आसपास के वातावरण से क्या संबंध है, उसको पारिस्थितिकी में शामिल किया जाता है, और पूरे उसको सबको मिला दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है, इकोलॉजी सिस्टम। ये कई बार पूछ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र के खोजकर्ता या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया, तो टांसले ने दिया था, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। अभी ये केवल पारिस्थितिकी में क्या होगा, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होंगे। हमारा संबंध क्या है, इस बोर्ड से क्या संबंध है, इस कमरे से क्या संबंध है, तो हम सजीव हो गए और बाकी ये सब चीजें निर्जीव हो गए, तो सजीव और निर्जीव दोनों इसमें शामिल होता है। तो इसने पूछा है कि पारिस्थितिकी में के निर्माण में शामिल होते हैं, दिया केवल भौतिक, केवल जीवित, जीवित जीव और भौतिक कारक, केवल कीट पतंगे। तो जीवित जीव और भौतिक कारक दोनों हो जाएंगे, जीवित जीव और भौतिक कारक। ये दोनों पारिस्थितिकी में। अब तंत्र पूछा है, कई बार परीक्षाओं में तंत्र भी पूछा है, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का टांसले, ये खोज करता है, टांसले के अगर पूछ रहा किसने खोजा है या किसने दिया है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया किसने, तो टांसले हो जाएगा। फिर 2016 में ये अगला पूछा है, ये भी करंट से संबंधित है। और एक है लास्ट जो साइंस से पूछा है, सभी जीवित जीवों को वीटेकर द्वारा कितने भागों में बांटा गया था, वीटेकर। इन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण होता है, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण, तो इन्होंने जीवों का वर्गीकरण दिया था, तो कितने भागों में बांटा था, इन्होंने 5 भागों में बांटा था, 5 भाग। वही पूछा है कितने भागों में बांटा, तो 5 भाग, 5 भाग। अब 5 भागों में कौन कौन सा है लिख लो तुम लोग, ये भी कभी आ सकता है किसमें नहीं बांटा या किसमें बांटा। तो जगत में सबसे पहला है मोनेरा, जगत या प्रणाली को उसको बोला जाता है मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा। फिर कवक, कवक। इसके अलावा जो है पादप और जंतु, 5 भाग, पादप और जंतु, ये 5 भागों में बांटा था। वैसे वर्गीकरण का पता है, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, जीवों का जो वर्गीकरण किया था करण, ये कैरोलस लीनियस को, कई बार ये भी पूछता है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस।
इसको वर्गीकरण का पिता कहता है। इनके अनुसार तो इन्होंने 5 बार बांटा था। ये लगभग जो है ये क्वेश्चन में दे दिया है 1969 69 में बांटा दिया था ये। तो ये आज के कुल जो है लगभग 22 क्वेश्चन हुए। 2-3 क्वेश्चन करंट का पूछा है। इसी तरह एक एक करके पूरे सारे सीरीज दोहरा दिया जल्दी, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। सुबह करंट और इसमें ये लिक्विड रीजन टाइप में है। चलो।